वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सोनिया गांधी सांसद हैं, तो उनके सांसद के तौर पे क्या काम रहे? रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है रायबरेली में। आज प्राइवेट स्कूल्स जो हैं इतनी डोनेशन लेते हैं, एम्स वगैरह खुले हैं, बहुत विकास हुआ है। लोगों को एक वक्त की रोटी यहाँ नसीब नहीं होती। तो आप लोग जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके लिए? हम लोग काम नहीं किए, न कांग्रेस किए यहाँ न भाजपा। हम सोनिया गांधी को वोट दिए, बीजेपी को वोट दिए, सबको वोट दिए, उसके बावजूद भी यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं है? राहुल गांधी या तो वायनाड को धोखा देंगे या तो रायबरेली को। मोदी सरकार से अच्छी दूसरी कोई सरकार नहीं है। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? दिनेश प्रताप सिंह का ही भारी था, अब भारी है, अब भारी ही रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर सबसे हॉट सीट की गिनती होगी तो उसमें एक रायबरेली लोकसभा सीट भी आएगी, जहां से अंततः प्रत्याशी बनकर आए हैं राहुल गांधी। फिलहाल की बात करें तो सोनिया गांधी सांसद हैं, सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई। उसके बाद ये तय होना था कि आखिर कौन लड़ेगा इस पुरानी पारिवारिक सीट पर। तो राहुल गांधी का नाम तय होता है, नामांकन के ठीक एक दिन पहले होता है। उसके पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कि क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी, राहुल गांधी क्या पिछली बार की तरह अमेठी से लड़ेंगे, पर अंततः तय हुआ कि राहुल गांधी लड़ने आ रहे हैं लोकसभा रायबरेली से। तो रायबरेली हम आए हैं, यहाँ लोगों से बात करेंगे, समझेंगे। फिलहाल हम राही इलाके में, अगर विधानसभा की बात करें तो ये रायबरेली सदर विधानसभा हुई, जहाँ से विधायक आदित्य सिंह हैं। तो लोगों से समझेंगे क्या मूड मिजाज है। प्रत्याशियों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी प्रत्याशी हैं और दिनेश प्रताप सिंह हैं प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से, जो कि यहाँ पर विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं स्वतंत्र प्रभार योगी आदित्यनाथ सरकार में, और बसपा की तरफ से ठाकुर प्रसाद यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो रायबरेली के क्या मुद्दे हैं, सांसद के तौर पर सोनिया गांधी का क्या काम रहा, और पारिवारिक सीट इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अगर आप आज़ादी के बाद से चुनाव की गिनती करेंगे तो मात्र 3 ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी यहाँ पर जीती है। एक तो 1977 का वो इमरजेंसी का दौर था, वो ऐतिहासिक चुनाव था जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था। उसके अलावा अगर बात करें तो अशोक सिंह 1996 और 1998 2 बार चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उसके बाद से लगातार सोनिया गांधी और तमाम जो कांग्रेस के नेता थे वो लगातार यहाँ से जीतते आए हैं। इंदिरा गांधी लड़ी हैं, सोनिया गांधी लड़ी हैं, और अब इस सीट पर राहुल गांधी आए हैं। लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं रायबरेली के मुद्दे समझना चाहता हूं आप लोगों से, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मुद्दों पर लड़ा जा रहा है किसी से सीधे तस्वीर, जो बड़े चेहरे हैं नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों के नाम पर लड़ा जा रहा है। शुरुआत किससे करें? भाई साहब से करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश चंद्र गौतम। सुझाव देने जा रहे? नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो नेता लोग लड़ रहे हैं, हम लोग तो मतदाता हैं। तो आप सवाल गलत पूछ रहे हैं कि आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये क्या बताएंगे, वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं हम बताएंगे, नहीं किस मुद्दे पे हम वोट देंगे। यही वो चाहे जिस मुद्दे पे लड़ रहे हो, हम बताएंगे किस मुद्दे पे हमको वोट देना है। मेरा सवाल यही है, आप लोगों के, आम लोगों के मुद्दे क्या हैं? रायबरेली के जो लोग हैं उनके मुद्दे क्या हैं? मुद्दों पर चुनाव हो रहा है कि चेहरों पर चुनाव हो रहा है, ये मैं समझने आया हूँ। नहीं, मुद्दों पे चुनाव होगा। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यहाँ बेरोजगारी है और शिक्षा में महंगाई, हर क्षेत्र में महंगाई। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी महंगाई 10 साल में 4 गुना 5 गुना न बढ़ गई हो। जैसे स्टार्ट कर दिए गैस सिलेंडर से लेकर के दवा, पानी, कापी, किताब। इस देश की ये विडंबना है। इस देश में पेंसिल, कलम, कापी, किताब पे 18% GST, और आप हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर खरीदते हैं तो उस पर 5% GST। ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या ऐसा होना चाहिए भाई? बिस्किट पर 18% GST, जो बच्चा खाता है, गरीब से गरीब बच्चा 2 रुपए का बिस्किट खाता है, उस पर 18% GST। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर पे 5% GST। ये देश है, तो ये हमारी समझ से सही नहीं है। इसी के खिलाफ हम वोट करेंगे। तो आपने 2 मुद्दे उठाए, बेरोजगारी और महंगाई। अच्छा, और लोगों से पूछते क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप, क्या करते संदीप? कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं, कहाँ पे जाते हैं? बस ईंटा गारा यही करते हैं। अच्छा, पढ़ाई की है आपने? नहीं। क्यों नहीं की पढ़ाई? अरे नहीं पढ़ाई की है, मतलब घर की परिस्थितियाँ नहीं ठीक थी कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्या कारण था? नहीं ठीक थी ना। अच्छा, तो वोट देते हो? हाँ, वोट देते हैं। किन मुद्दों पर दोगे इस बार? अरे किस मुद्दे पे देंगे, जहाँ सब लोग देगा वहीं हम भी देंगे। तो ये कैसे तय होता है कहाँ सब लोग दे रहे हैं, क्या लग रहा है? अरे हमारे भाई साहब लोग हैं, सब बताते हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या चर्चा हो रही है आजकल भाई साहब लोगों से? क्या बताया जा रहा है? अरे अभी तो कुछ बताया नहीं जा रहा,
अभी तो बता रहे हैं, अभी बताएंगे तो हम क्या बता दें अभी। अच्छा, और क्या अभी बताए नहीं है। अभी नहीं। पिछली बार क्या बताई था? पिछली बार वोट ही नहीं आई थी। अच्छा, पिछले वोट ही नहीं था। हाँ। पहली बार वोट डालोगे इस बार? हाँ। विधानसभा में डाला था? हैं? विधानसभा में डाला? प्रधानी में डाले थे केवल। प्रधानी में सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव तो प्रधानी का ही होता है। और खास बात ये कि 2-3 प्रधान लोग भी हमारे साथ हैं। कौन कौन प्रधान है भाई? आप हैं, आप हैं, 2 लोग प्रधान हैं। आप तो बड़ा नौजवान लग रहे हैं यार। क्या नाम है आपका? अमन जायसवाल अमन जी। कब प्रधान इस बार बने? जी, ये पहली बार बने। अच्छा, क्या पढ़ाई लिखाई की है आपने? इंटर तक। इंटर जी। फिर प्रधानी क्या मतलब घर में पहले लड़ते थे लोग नहीं, या हम- पहली बार आपका खुद ख्याल आया? कैसे हुआ ये? हम पहली बार लड़े चुनाव। जनता का सहयोग था। हाँ। जनता वालों ने सहयोग किया हाँ। तो उनके कहने पर चुनाव लगे, जीत गए। बहुत सहयोग था हमारी जनता का। जी, क्योंकि प्रधानी चुनाव के बारे में कहा जाता है कि सबसे मुश्किल चुनाव है। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव इतना मुश्किल नहीं, इतना प्रधान का चुनाव। ऐसा लोग कहते हैं। अब वो तंज कहते हैं कि सही बात कहते हैं, क्यों कहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को अगर आकर्षित कर लें अपने वर्क से, जनता की सेवा से, अगर हम प्रधान हुए हैं, हम वर्क करेंगे तो जनता, हम कोई भी कास्ट के हो ये भी नहीं जो होता है, क्योंकि हमारी जात हमारी ग्राम सभा में सिर्फ 20 वोट हैं हमारे यहाँ और 6,500 वोटर हैं। अच्छा, और हम हाँ, बड़ी ग्राम सभा है और हम 454 वोटों से जीते थे, क्योंकि हमको सभी जाति का सहयोग मिला था और सभी लोगों को मिला था। और इसी को लेकर के हम अपनी प्रधानी मिली हमके, और हम विकास भी कर रहे हैं। क्या काम अब आप कर रहे हैं खास जो आपको लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं? जी, बस हमारे अंडर में तो यही रोड नालियाँ हैं। बाकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये हमारी मंत्री जी ने। यही मैं समझना चाह रहा था। जो प्रधान के पास जो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं आती हैं, उसको लेकर बड़ा मतलब शिकायतें हम लोग को मिलती रहती जी। हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आवास नहीं मिल रहा, प्रधान जी के वो खास थे उनको दे दिया, हमको नहीं दिया। ऐसा होता है क्या? जी, अब ऐसा होने का कगार ही नहीं है, क्योंकि अब ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई। आप ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन कीजिए, अगर डिसएग्री होना होगा तो बड़े अधिकारी आते हैं। हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करते। गांव की सेवा में हम लगे हुए हैं। हमारे पास जो बजट होता है नाली रोड का होता है, ये हम करते हैं। किसी पार्टी से जुड़े हैं आप? जी, अब प्रधान हैं तो हम सबके साथ हैं। अच्छा, लेकिन रही मेन मुद्दे की बात, हम किसको वोट देंगे, तो हम अपना वोट बीजेपी को देंगे। आप तो यार खुल के बता दिया बीजेपी जी, को। नहीं, हम बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्या लगता है खास? अब खास ये है कि हमारे मंत्री जी जो हैं, हाँ। दिनेश प्रताप सिंह, इन्होंने के कहने पर हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्हीं के सहयोग से ही पास कराई गई थी। PWD का एक कार्य हुआ था, बस इसी के लेकर के मंत्री जी के साथ। तो ये तो चलिए आपके क्षेत्र की बात हो गई है ना, कि आपके गांव की गली और सड़क बनी। अगर रायबरेली की बात करें तो पिछले 5 सालों में दोनों लोगों का हिसाब चाहूँगा। एक तो दिनेश प्रताप सिंह इस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे पर हार गए थे। सांसद जो है सोनिया गांधी हैं। मैं दोनों लोगों का ही आपका रिपोर्ट कार्ड चाहता हूँ कि उन्होंने विधायक के नाते क्या काम किए जब उनकी दावेदारी लोकसभा के लिए लोग माने। जी, क्यों दिनेश प्रताप सिंह की यहाँ पे दावेदारी नहीं थी। यहाँ पे वो MLC रह चुके हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हो चुके हैं। विधायक यहाँ से कभी रहे नहीं, लेकिन अपने निज से जो उनके पास कार्य हुआ, हम लोगों ने मदद मांगी तो उन्होंने किया। अब रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने अपने मंत्री लेवल का काम नहीं किया है, इतना तो विधायक लेवल का ही काम, लेकिन काम उन्होंने किया है। अच्छा, ऐसी बात नहीं काम नहीं किया है, कि काम हुए हैं। एयरपोर्ट का भी है, एम्स है, कई चीज़ें अपने यहाँ किए हैं, ज़्यादा नहीं किए। ये आप बीजेपी काम करा रहे हैं? नहीं, ये सोनिया गांधी करेंगे, कांग्रेस के काम। अब बीजेपी को अगर मौका मिलता है, अगर ये इस वर्ष का पंचवर्षीय में करते हैं वर्ग, तो हमेशा बनेंगे। नहीं करते हैं तो भाई जनता है, कभी भी कर सकते हैं। नहीं किया ना काम, अभी कोई काम नहीं किया बीजेपी वालों ने। 10 साल हो गए राही में, कोई काम नहीं हुआ। मुझे मतलब दोनों लोगों के काम जानने हैं। भाई सोनिया गांधी सांसद हैं, तो उनके सांसद के तौर पे क्या काम रहे, उनसे क्या शिकायतें हैं, क्या अच्छा लगा? लोग काम नहीं किए, ना कांग्रेस किए यहाँ ने, ना भाजपा। अच्छा, दोनों नहीं काम किए। जब इंदिरा जी के ज़माने में कुछ काम यहाँ हुआ था, कुछ फैक्ट्रियाँ खुली थी, लोगों को रोजगार भी मिला था, लेकिन जब से इंदिरा चली गई उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। जो फैक्ट्रियाँ हैं, 50 फैक्ट्रियाँ हैं बंद पड़ी हैं, एक भी फैक्ट्री नहीं चली। कौन कौन सी ऐसे? अब स्वदेशी हो गई आपकी, और केबल अब काम हो गई। ऐसे कई फैक्ट्रियाँ हैं, नाम सबका नहीं पता। स्पिनिंग मिल है, कई फैक्ट्रियाँ सब बंद पड़ी हैं। आपको वो जो भवानी पेपर मिल है, ITI बंद हो गई। इस तरह से जिसमें लाखों लोग काम करते, लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे थे। मतलब रायबरेली जो है, जब तक ITI चल रही तब तक तरक्की पे था, उसके बाद पिछड़ गया। यहाँ का 25% नौजवान आज बाहर अन्य जिलों में है, काम कर रहा है। और जबकि ये सिटिंग सीट है कांग्रेस की, इसको VVIP सीट कहा जाता है। उसके बाद भी 25% जो है जनता दूसरे जिलों में जाती है काम करने के लिए, रोजगार की तलाश में, और वहाँ भी ठोकरें खा के आती है। उनको अनु वहाँ रखा जाता है, मजबूर है, क्योंकि वहाँ गए किराया भाड़ा लगेगा तो चाहे जैसे करेंगे वो अपना पेट पालते हैं।
बाकी यहाँ रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है रायबरेली में। अच्छा जी। रोजगार के नाम पे आप कह रहे हैं कुछ नहीं, मगर बहुत लोग तो बहुत सारी चीज़ें गिनाते हैं, रेल कोच फैक्ट्री गिनाते हैं और उससे कुछ क्षेत्र का हुआ होगा लाभ, लेकिन बाकी रायबरेली जिले का तो कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चा यहाँ का कोई उसमें लोकल का कोई वहाँ नौकरी नहीं कर रहा है, क्योंकि लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलती। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं, बाहर के लोग। जैसे यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा अनिल रावत, पूर्व प्रधान जरियारी। आप पूर्व प्रधान है, बड़ा प्रधान लोग इकट्ठा हो गए यार जी। अब की चुनाव जो है मुद्दों पे होना चाहिए, और मुद्दों पे क्योंकि सभी लोग यूथ जो है विवेकशील है, और सबको आज सबकी पहल है रोजगार। पढ़ाई का स्तर देख लीजिए, शिक्षा स्तर, इतनी महंगाई हो रही है कि आज अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें तो प्राथमिक विद्यालय में नो डाउट सुविधा की है गवर्नमेंट ने, लेकिन वहाँ पर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऐसा है जो वहाँ पर रखा नहीं जाता। टीचर सारा दिन मोबाइल से या अपना वर्क करते हैं या फिर अपना टाइम पास करते हैं, तो बड़ा मुद्दा ये। आप कह रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। अगर होती है तो प्राइमरी स्कूल के जितने टीचर हैं वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते वहाँ, ये बड़ा मुद्दा है। आप सब हर जगह जाते हैं, देखते होंगे आज प्राइवेट स्कूल्स जो हैं इतनी डोनेशन लेते हैं, इतनी फीस उनकी, इतनी एनुअल फीस चार्ज करते हैं। बुक्स उन्होंने अपनी परमानेंट एक शॉप खोल रखी है, काला बाजारी अच्छी तरह से 28% GST लगती है। एक गरीब तबके का 300 रुपये कमाने वाला आदमी किस प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लेगा? या वो उनसे पढ़ाई करा लेगा, या इलाज कराएगा, या फिर रोजगार के लिए उसकी तैयारी कराएगा? आप ही बताइए किस मुद्दों पर। ये मुद्दा तो देखिए हमको हर जगह लगभग सुनाई दे रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स की पढ़ाई का जो मुद्दा है। लोग खड़े हैं, जो नौजवान खड़े हैं, 90% लोगों के पास रोजगार नहीं है। मजबूरी किसी चाट का ठेला लगाया, किसी ने चाय की दुकान लगाई, किसी ने छोटी दुकान खोली अपनी, वो उसके पास मजबूरी है। हम कहते हैं हम अगर ग्रेजुएशन नहीं है, हमने इंटर की है, तो लोकल में फैक्ट्रीज आप खुलाइए, या जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ थी आप बजट उनको प्रोवाइड करवाते। यहाँ का लेबर वर्क तो काम करता, हम लेबर वर्क में जाते हैं, हमारी जैसा स्किल है उस हिसाब से आप हमको काम देते, पर रोजगार तो मिलता। हमदर्द जैसे आप लोग रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो भाई ये गांधी परिवार का गढ़ रहा है अगर रायबरेली की बात करें, और पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार बीजेपी की है, और दूसरा टर्म चल रहा है राज्य में भी बीजेपी का। तो आप लोग जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके लिए? देखिए, सेंटर में जिसकी भी गवर्नमेंट होती है, आप एक पर्टिकुलर एक स्पेशल एरिया को नहीं ले सकते। सेंटर में आप बैठे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे घर का जो मुखिया होता है उसका दायित्व बनता है कि आप परिवार के हर एक मेंबर को उस लायक बनाइए। अगर कहीं से वो वीक है तो उस पर ध्यान दीजिए। उसको आपको आज ये जरूरत क्यों पड़ रही है इनको मेहनत करने की? अगर आपने यहाँ काम किया होता, एम्स देखिए 600 बेड था, उसका 300 आपने कर दिया। अगर उसको आप 900 कर देते तो आपकी वाहवाही होती। लोकल से हाँ एम्प्लॉयज़ होते, आपकी वाहवाही होती, बिना मांगे आपको वोट देती। मैं किसी पर्टिकुलर किसी भी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर दोनों गलत हैं। क्योंकि जब आपके पास मौका था सेंटर में, आपने बजट यहाँ नहीं दिया। 27 साल से 30 साल से आपकी गवर्नमेंट कांग्रेस की नहीं आई। तो जिसकी सेंटर में थी, अगर सेंटर में थी तब आपने यहाँ बजट नहीं दिया। आपके जो चमचे थे या फिर आपके प्रतिनिधित्व करते थे, वो क्षेत्र में कभी किसी का हालचाल जानने नहीं आए। तो जनता तो मजबूर है, लेकिन मजबूर है, मजबूत भी है वो आपको मजबूत अपने वोटों से करती है। तो इतनी समझदार है वो कि हमको किसको सत्ता में बैठाना है। अच्छा, बाकी चोर मौसरे भाई, जिसको मौका मिलता है वो लूटता है। उसने रायबरेली को लूटा, जनता को लूटा। अच्छा। तो अब जितनी भी जनता खड़ी वो समझदार है, और ये चुनाव हमारे ख्याल से जात पर या किसी विशेष धर्म को लेकर नहीं होना चाहिए। ये हमारे यूथ को, क्योंकि यूथ की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी यूथ के कंधों पर है। और आज 90% यूथ बेरोजगार है। बेरोजगारी एक मैं देख रहा हूँ आप लोग भी बड़ा मुद्दा है। आप लोग पास वापस आता हूँ मैं। बेरोजगारी का मुद्दा जो है, इसको लेकर जैसे अब चुनाव चल रहे हैं तो नेता लोग आते होंगे, है ना, आपसे वोट मांगते होंगे, तो उनसे हिसाब मांगते हैं। सोनिया गांधी 5 साल से सांसद हैं, क्या वो आई आप लोगों के पास वोट मांगने के लिए अपने बेटे के लिए? 72 साल में 67 साल कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार, रायबरेली की जनता, मतलब अन्य जिला की जनता तो सांसद चुनती थी, लेकिन रायबरेली की जनता प्रधानमंत्री चुनती थी। अच्छा, ठीक। आप समझिए इस बात को, चूँकि VVIP सी, तो प्रधानमंत्री जिस लेवल से चुनती थी, तो उस लेवल का विकास आपको रायबरेली में घूमने पर दिखाई देता है क्या? आप खुद अंदाजा तो आप लोग बताइए भाई, लोकल आप लोग यहाँ हम लोग तो अपने मुद्दे की बात रख ही रहे हैं। आप लोग तो पूरी दुनिया देखते हो, जिस लेवल की रायबरेली की सीट प्रधानमंत्री चुनती थी रायबरेली की जनता, उस लेवल का विकास नहीं हुआ। 5 साल से पिछले बीच में जो कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम पे सोनिया जी का यहाँ कोई सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ की जनता, कोई मर गया, जिंदा है, खाया, भूखा है, कोई लेना देना नहीं था।
तो इसलिए कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा कुछ नहीं किया है। हाँ, इंदिरा जी के ज़माने में विकास हुआ, जैसा कि भाई साहब कह रहे थे। आप लोग कह रहे हैं जो भी विकास हुआ वो इंदिरा जी के ज़माने में हुआ, उसके बाद जो 10 साल यूपी गवर्नमेंट रही उसमें कुछ काम नहीं हुआ। एक काम नहीं खुले हैं जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। एम्स वगैरह खुले हैं, ये अमेठी में खुला है, पेट्रोलियम खुला है, बहुत विकास हुआ है। कम विकास नहीं हुआ है। रायबरेली कांग्रेस की बदौलत रायबरेली में विकास हुआ, किसी की बदौलत नहीं हुआ। सबने बर्बाद कर दिया है रायबरेली को। जैसे पिछले 5 साल के लिए वो भाई साहब बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी आई नहीं, जब कोरोना था तब उनकी तरफ से कोई आया नहीं मदद करने। बहुत हेल्प हुई, बहुत हेल्प हुई है। प्रियंका की वजह से बहुत हेल्प हुई है। प्रतिनिधि नहीं आया, सोनिया जी का कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया, कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है। कोरोना काल में ऋषभ वाजपेयी नाम है मेरा, सौरभ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। रायबरेली में जब कोरोना था तो सबसे ज़्यादा राशन, सबसे ज़्यादा फर्स्ट एड, सबसे ज़्यादा पीपी किट सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई, सबको बटी हैं। और यहाँ तक कि जो L1 L2 हॉस्पिटल था, आप जानते होंगे रेल कोच फैक्ट्री में बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, जहाँ पे लाखों जानें बची हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार। हमारे गांव के 2 लोग वापस आए ही नहीं। अपनी अपनी बात कहने दो दूसरे को भाई। सही बहस नहीं, अब कोई सबसे बड़ा हॉस्पिटल वो था, वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ पे इलाज हुआ, कितने लोग बचे कितने लोग नहीं, ये बात नहीं है। पर ये हुआ नाकामी भी, तो फिर अगर कोरोना इतना बढ़ रहा था, टेस्टिंग सही नहीं हुई, उसको जैसे रोका जाना तो वैसे रोका नहीं गया, तो इसमें नाकामी भी तो सरकार की ही थी। पर यह है कि हॉस्पिटल जो बनवाया हुआ था वो कांग्रेस का ही था। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में किसी भी जिले में बता दीजिए, रेल कोच फैक्ट्री हो, निफ्ट हो, FDI हो, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट हो, एम्स हो, जितना विकास कांग्रेस सरकार ने किया किसी भी जिले में बता दीजिए किया हुआ हो। आप कोई भी हमको जिला बता दीजिए कि प्रदेश में, देश में ऐसा जिला है जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हों। तो इससे कांग्रेस सरकार नहीं, हम राहुल गांधी जी चाहते तो किसी भी सीट से लड़ सकते थे, चुनाव का परिणाम कुछ भी होता, पर उम्मीद भर सारी सीट जीत सकते थे। पिछले 10 साल का काशी का विकास देख लीजिए। काशी ने अपना, बनारस ने प्रधानमंत्री चुना। आप 10 साल का रिकॉर्ड वहाँ का देख लीजिए, 10 साल पहले कहाँ था और आज काशी कहाँ पे है। अच्छा भाई एक हमारी बात, आप कह रहे हैं ये काशी से कंपेयर कर रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि आप रहे देखिए यहाँ तर्क, ये जजमेंट तर्क वितर्क ये नहीं है। आप धार्मिक मुद्दों पर नहीं, लेकिन ये चुनाव मुद्दों पर है। भैया काशी शिव की नगरी है, वहाँ पे डेवलपमेंट भगवान शिव की दया से पहले से था। हाँ, मानते हैं अगर डेवलपमेंट हुआ तो अच्छी बात है, अपना ही देश डेवलप कर रहा है। पर रायबरेली बहुत पिछड़ा था। यहाँ रायबरेली और अमेठी की जमीन पूरी बंजर थी। आज की डेट में आप देखिए, जो भी है, अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, कुछ भी है, सब धीरे धीरे कांग्रेस सरकार ने ही डेवलप किया है। और जब से बीजेपी सरकार आई है, कोई भी बता दे, जहाँ जो बता रहा हो, कुछ भी डेवलपमेंट हुआ और रायबरेली में बड़ा, कोई कहते तो बताइए, अभी डिबेट छोड़ के चले जाए, कोई बताइए कांग्रेस नेता बड़ा कोई भी डेवलपमेंट। मेरा सवाल ये है, उसके बाद भी मान लीजिए आप कह रहे हैं डेवलप, आपकी बात मैं मान रहा हूँ कि ठीक है आपने डेवलप किया, उसके बाद भी 25 से 30% युवा यहाँ बाहर क्यों जा रहा है, दूसरे जिले में क्यों काम, रोजगार सरकार। हम सवाल कर रहे हैं कि 25 से 30% युवा मजदूरी करने दूसरे जिले में जा रहा है, मजबूर है वो, और यहाँ 90% हाथ खड़ा कर लीजिए, सब बेरोजगार है। 90% क्यों ऐसा है? अगर रायबरेली का डेवलप हुआ तो ऐसा क्यों? भाई आप चले जाइए, नोएडा चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, मेरठ चले जाइए, वहाँ फैक्ट्रियों का अंबार है, वहाँ पर फैक्ट्रियों का अंबार है। हमारे क्षेत्र के बच्चे जाते हैं, यहाँ तक कि लोग एक वक्त की रोटी यहाँ नसीब नहीं होती। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कि विकास हुआ मगर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और रोजगार की बुनियादी विकास वो नहीं हुआ, जो रोजगार की जो व्यवस्थाएं, वो नहीं हुआ। रोजगार की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। ठीक, भाई साहब कह रहे हैं एम्स खुल गया, रेल कोच खुल गया, निफ्ट खुल गया, FDI खुल गया, ठीक है, उससे हम लोगों को रोजगार कहाँ मिला? रोजगार कहाँ है हमारा? वो लोकल का कोई भाई हमारा रोजगार, लोकल का कोई धंधा नहीं, लोकल लोग नहीं, लोकल नहीं, सब बाहरी किया जाता है। एम्स में अगर कोई गरीब आदमी जाता है तो पावर होगा तो उसी को एडमिट किया जाएगा, अन्यथा उसको बाहर कर दे। सीट खाली नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं है। मैं प्रधान के नाते मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ पे प्रधान है। जी, रांगलपुर का प्रधान हूँ, एक छोटे से गांव का प्रधान हूँ। 841 वोटर हैं हमारे यहाँ। लेकिन नॉलेज की बात मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनल अपने बहनों जी को लेके गया हूँ, अपने बहनों जी को, एक मिनट सुन लीजिए, अपने बहनों जी पर्सनल लेके गया हूँ। माननीय विधायिका जी का फोन गया तो फिर उनके बाद भी एक बेड था, उसके पहले किसी और सांसद का बुक हो चुका था। तो इसके लिए आप लोग जिम्मेदार किसको मानते हैं? जो यहाँ के सांसद हैं सोनिया गांधी, उनको मानते हैं, या जो राज्य सरकार है? एक मिनट, जैसे विकास की बात आती है, विकास में आता है कि अगर हम राही बाजार में जाएं तो मुझे अगर अंगूर 1 किलो चाहिए तो मिलना चाहिए ना महोदय जी।
कि नहीं मिलना चाहिए? 1 किलो आलू चाहिए तो मुझे मिलना चाहिए मेरे भाव का कि नहीं मिलना चाहिए? एक गरीब आदमी 1 किलो आलू लेने आता है और 40 रुपये आलू अगर बिकेगा तो क्या वो 40 रुपये का आलू 1 किलो ले जाएगा? आधे किलो में काम चलाएगा ना महोदय जी 20 रुपये वाला। तो मौके की बात किया जब विकास के मतलब गरीब लोगों के साथ जो रोजगारी चल रही है, बेरोजगारी, वो होना चाहिए। अस्पताल खोल दो, हवाई जहाज यहाँ उतार दीजिए, बस स्टॉप बना दीजिए, लेकिन गरीबों की नौकरी की बात करिए आप, मुद्दे की बात। और बिना मतलब की बात करने का कोई लाभ नहीं है। और ये जितने लोग कहते हैं कि यहाँ विकास में जितने लोग हैं, किसको सरकारी नौकरी है? कोई बता दे कि किसको सरकारी नौकरी, मुझे बता दे किसको दिया गया? सरकारी नौकरी किसकी जिम्मेदारी है देना? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। 10 साल से राज्य केंद्र में राज्य में तो मिल नहीं रही, तो वो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार हो गई। मतलब आप क्या कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मैं किसी कांग्रेस की बात और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आप है प्रधान लोग ये नहीं ठहरा सकते कोई जिम्मेदार, क्योंकि अगर कभी ठहराने लगेंगे ना तो जानते क्या होता है किसी के साथ। किसी को किसी भी पार्टी का हम लोग विरोध नहीं कर सकते। अगर आप विकास की बात करेंगे तो विकास की बात करेंगे, लेकिन विरोध नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रधान हैं। सुनिए मेरी बात, गांव की जनता के कितने मत होते हैं आप जानते हैं? कोई कांग्रेसी होगा, कोई भाजपा होगा, कोई सपाई होगा, इस तरह करके सभी लोगों के अलग अलग सिस्टम होते हैं। हमारा वोटर सब है, मैं क्यों उसकी बात को काटूं? बात आती है सार्वजनिक में। ये मुद्दा, एक मिनट, ये मुद्दा रायबरेली लोकल का नहीं है, ये केंद्र की सरकार बनाने का है। मुद्दा सरकार का है, मुद्दा केंद्र की सरकार का है। और केंद्र में सरकार, मोदी सरकार से अच्छी कोई दूसरी सरकार नहीं हो सकती। मोदी सरकार से अच्छी दूसरी कोई सरकार नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश का विकास किया है। वर्ल्ड लेवल पे मोदी जी ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। और आज सबसे बड़ा काम जो राम मंदिर बना है, रायबरेली चूँकि फैजाबाद से मिला हुआ जिला है, तो राम मंदिर के नाम पे भी लोग वोट दे रहे हैं। ठीक है। और रायबरेली जैसे भैया कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, विश्व लेवल पे जो छवि है भारत की वो मजबूत हुई है, और राम मंदिर की बात कर रहे हैं आप। रायबरेली के बारे में बताइए क्या किया है? मुद्दा देश का है, सरकार देश की बना रहे हैं। यहाँ मुद्दा छोटे छोटे घरेलू इलेक्शन तो है नहीं कि हम प्रधान ही लड़ा रहे हैं या विधायक ही लड़ा रहे हैं। हम लड़ा रहे हैं सांसद का इलेक्शन है, तो लेवल मुद्दे उसके लेवल के होने चाहिए ना। ये खरंजा नहीं लगा, नाली नहीं बनी, ये तो मुद्दा नहीं होगा, ये तो गुमराह करने की बात है। और मोदी सरकार ने सारा काम किया है। अगर एम्स रायबरेली में बना है, कांग्रेस की देन है मान लेते हैं, तो उसको डेवलप करने का काम मोदी सरकार ने किया है। उसमें केवल फीता लगा के वो भूमि पूजन करा दिए थे। उसके बाद अगर एम्स बन के खड़ा हुआ तो मोदी सरकार में ही बन के खड़ा हुआ। जो लोग बता रहे हैं कांग्रेस 9 सेट का प्रस्ताव था, 600 का हो गया, 300 बेड खत्म कर दिए। 300 मत करते आप 300 बेड कम ना कर देते। 300 आपको यहाँ की सीट चाहिए थी भैया, आपको सीट चाहिए थी तो आप उसको 1200 बेड कर देते, एक मेडिकल कॉलेज और बनवा देते। आप विकास करते हैं उसके, आप जैसे एक गवर्नमेंट आई, उसने ग्राफ सेट किया, आपको उस पैरेलल के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको पब्लिक लाइक करेगी। तो आप एक एनटीपीसी की जगह एक और खुलवा देते, एक मेडिकल कॉलेज खुलवा देते। जैसे भैया ने कहा कि केंद्र का चुनाव है, भैया थोड़ा शांति, थोड़ा शांति, शांत होंगे तो जो आदमी बोल रहा है उसको सुनाई देगा आप लोगों को। तो किसी को जवाब देना हो तो हाथ खड़ा करिएगा, मैं आ जाऊंगा, है ना। तो जैसे कि भैया ने कहा कि केंद्र का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनना है, तो लोकल मुद्दे नहीं होने चाहिए कि सड़क, बिजली, पानी, वो करें राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे भी बात कर लीजिए भैया। हम ही लोगों से देश बनता है, देश कहीं अलग से तो आता नहीं। हम मजबूत होगी, जब यहाँ की जनता मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा ना। इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? हम अर्निंग करेंगे, टैक्स देंगे तभी बढ़ेगी ना। बिना कमाई तो टैक्स पेड करेंगे नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, ये सब देश के मुद्दे ही तो हैं। ये देश के ही तो मुद्दे हैं कि अग्निवीर जो आर्मी में भर्ती होना चाहिए, एक प्रेस्टीज की नौकरी होती है कि भर्ती होता है इंसान, पेंशन मिलती है। नेताओं की पेंशन क्यों? आर्मी की पेंशन नहीं और किसी सबकी पेंशन नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, नेताओं की पेंशन तनख्वाह बढ़ रही है, पेंशन मिल रही है, सिर्फ नेता ही राज कर रहे हैं ना। तो गरीब जनता, गरीब एक किसान का बेटा जब आर्मी में जाता है तो बड़ा एक होता है कि रिटायरमेंट होगा, पेंशन मिलेगी, सब सारी सुविधाएं मिलेंगी, 4 साल में बेरोजगार हो जाएगा वो। तो ऐसी नौकरी का क्या है कि मतलब 4 साल में हट जाए? तो आप रोजगार दीजिए। और अच्छे एम्स था, उसमें जैसे था, उसके अगल बगल देखिए कितने मेडिकल स्टोर हैं, कितनी खाने पीने की दुकानें, तो रोजगार ही तो हुआ है ना। मैं थोड़ा ये भी समझना चाहता हूँ आप लोगों से, एक मिनट, आप लोगों से ये भी समझना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को भी कंफ्यूजन भी रहता है क्या कि भाई लगातार आप लोग कांग्रेस को जिताते आ रहे हैं, सोनिया गांधी सांसद हैं, तो हिसाब किससे मांगे? सोनिया गांधी से मांगे या बीजेपी जो कि राज्य और केंद्र में है? हम दोनों से हिसाब मांगेंगे कि भाई उनको हमने अपना प्रतिनिधि चुना,
ठीक, उन्होंने हमारे लिए कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन संघर्ष किया, हमारे रायबरेली के कौन से मुद्दे उठाए, हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार से भी सवाल करेंगे कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, रायबरेली यूपी जो भी काम है वो उन्होंने उनके लिए क्या किया। हम दोनों लोगों से सवाल सब पूछेंगे, बिल्कुल सवाल पूछेंगे, दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। अब की बार रायबरेली की जनता का कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब की बार ये दिनेश सिंह यहाँ से भाजपा से जीत रहे हैं। उसका रीजन मैं बता दूं, आप हारने की बात करें, मैं रीजन बता रहा हूँ आपको, रीजन भी आप सुन लीजिए। पिछले इलेक्शन में सोनिया जी सांसद जो मौजूदा हैं, सोनिया जी के सामने दिनेश सिंह लड़े थे और 1,67,000 वोट का अंतर था हार का। 1,67,000 यानी कि 85,000 अगर ये बीट कर जाते तो इलेक्शन जीत जाते। अब आप समझिए कि पिछले साल सोनिया या कांग्रेस का जो ग्राफ था उससे डाउनफॉल पे है। डाउनफॉल हुआ, डाउनफॉल इसलिए हुआ कि राहुल गांधी यहाँ वायनाड से इलेक्शन लड़ चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा यहाँ लड़ रहे हैं। अगर यहाँ की जनता जिता रही है तो इस्तीफा देंगे, चाहे वायनाड से चाहे यहाँ से, तो देंगे रायबरेली से। उन्होंने ऐसा बताया है क्या? ऐसा नहीं बताया तो आप जनता तो जानती है ना। धोखा एक के साथ करना ही करना है उनको, क्योंकि ये तो रायबरेली छोड़ो, ये तो वायनाड छोड़ो। आप लोगों को क्या लगता है कि वो रायबरेली रहेंगे वायनाड? ऐसा कुछ ऐलान किया है? यहाँ किसी को भी खड़ा किया जा सकता था, ऐसा नहीं कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं या नेता नहीं थे, पर राहुल गांधी जी स्वयं आए, गांधी परिवार से स्वयं आए, क्योंकि इसको घर मानते हैं ना अपना, और जनता भी यहाँ की घर, आप कुछ लोगों की बात नहीं कर रहे, पर अधिकतर जनता यहाँ की गांधी परिवार को अपना घर ही मानती है। और ये अभी हम नहीं कह रहे हैं, ये 4 जून को आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसा क्यों? मैं थोड़ा ये भी समझना चाहता हूँ आप लोगों से। जी, राहुल गांधी ही चुनाव क्यों लड़े रायबरेली से? आप प्रियंका को भी लड़ा सकते थे। राहुल गांधी या तो वायनाड को धोखा देंगे या तो रायबरेली को। तो आप या तो रायबरेली के लोग मूर्ख हैं या तो वायनाड के लोग मूर्ख। आप क्या चाहते थे? साबित तो एक मूर्ख होगा ना, या रायबरेली की जनता मूर्ख साबित होगी या तो वायनाड की। नहीं, आप क्या चाहते थे, कौन लड़े? नहीं, हम तो चाहते थे कि कोई भी लड़े, लेकिन राहुल गांधी ही क्यों लड़े? प्रियंका को क्यों नहीं लड़ाया? प्रियंका को क्यों नहीं लड़ाया? ये एक सवाल बन रहा है। तो अमेठी से चुनाव लड़ते थे ना, अमेठी से चुनाव लड़ते थे, अमेठी हार गए तो उनका घर नहीं रहा, वो भी तो उनका घर था। एक घर को धोखा दे के दूसरे घर में रहने आए, तो बताइए कैसे होगा? ये क्या मुद्दा बन रहा भाई, अमेठी भी उनका घर था ना। अपने हाथ में इस बार रिमोट है, जिसको मन हो बना लीजिए, नहीं दोबारा मौका नहीं मिलेगा, फिर 5 साल भूल जाओगे हमारी सरकार नहीं है। ठीक, सीधी बात है। चाहे कांग्रेस को बनाओ और चाहे भाजपा को बनाओ, लेकिन मिल के बनाओ, लड़ के मत बनाओ, अन्यथा फिर आपकी सरकार नहीं आएगी। ताल पीटते रहना, हमारी सरकार होती तो मैं कर लेता। चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, आप लोग सोच लीजिए और समझ लीजिए। 25 सालों से कांग्रेस है, एक बार किसी और को बना के देख लीजिए। जो हमारे रोजगार की गारंटी लेगा, रोजगार की जो गारंटी लेगा उसी कोर्ट होगा। आए नेता बोले यहाँ रोजगार क्या देगा, वो क्या करेगा? जुमलेबाजी नहीं चलेगी, रोजगार की गारंटी ले, उसको वोट मिलेगा खुलेआम। सर, मोदी की गारंटी पूरा देश, मोदी की गारंटी पे आज पूरा देश भरोसा कर रहा है। अब इनके लिए दूसरी कोई स्पेशल गारंटी नहीं। मोदी गारंटी उन्होंने दिया 2 करोड़ नौकरी, वो कहाँ चला गया? तो हाथ बदलेगा, हालात वो कहाँ चला गया? 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ गई? 15 लाख रुपए कहाँ गए? कौन सा 15 लाख? सर, पहले 15 लाख वाला मैटर क्लियर कीजिए। 15 लाख वाला मैटर क्लियर कर लीजिए। हमारे तो 15 लाख मिल गए। मिल गया आपको? जी, राशन में मिल गए, राशन मिल गए, किसानी मिल गए। हमको 15 लाख उसी दिन मिल गए थे, किसानी मिले। हमको 15 लाख उस दिन मिल गए थे जिस दिन 500 साल का मुद्दा राम मंदिर का बना दिया था मोदी सरकार ने। हमको 15 लाख मिल गए। इनको कह रहे जिस दिन मंदिर बन गया इनके 15 लाख हो गए थे। देखिए, मुद्दे अपने अपने हैं। सुनो, वो धार्मिक बात हो गई, वो धार्मिक बात हो गई। हर आदमी किसी न किसी धर्म को मानने वाला है, वो अपनी आस्था व्यक्त करता है, उनको धर्म की आस्था है उनमें, उनको उसी में आस्था है, वो अपना विकास उसी में मानते हैं। ठीक है, लेकिन हमको तो रोजगार चाहिए ना, हमको शिक्षा चाहिए है, हमको महंगाई से मुक्ति चाहिए है। मंदिर बनने से हमें रोजगार थोड़ी उपलब्ध हो गया है। जिसको उपलब्ध हुआ वो खुश है, जिसको रोजगार मिल गया मंदिर बनने से वो खुश है। भाई, हमें रोजगार नहीं मिला है ना, तो हम तो खुश नहीं है। वो धार्मिक मुद्दा है, वो सभी आस्था रखते हैं। हम भी हिंदू धर्म से हम भी आस्था रखते हैं, मन के अच्छे, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। मंदिर ठीक है, मंदिर आपने बनाया, वहाँ इबादत होती है, वहाँ पूजा होती है, लोग मन्नत मांगते हैं, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। इसका क्या? शिक्षा, कभी उच्च शिक्षा जो है 0 बैलेंस पे भी एडमिशन हो जाता था, आज करोड़ों में है। कहाँ गई शिक्षा भाई? पिछले 10 साल में एक भी आपने प्राइमरी स्कूल खोला हो? रायबरेली पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, एक भी प्राइमरी स्कूल खोला हो तो हमको रिकॉर्ड उठा के दिखा दीजिए। समायोजित किए जा रहे हैं, शिक्षक समायोजित किए जा रहे हैं, बच्चे हैं नहीं प्राइमरी स्कूल में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हाथ में है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि प्रदेश में विकास हो रहा है। क्या नाम है आपका? पुलकित दीक्षित। पुलकित, क्या करते हैं पुलकित? हम बैंक में काम करते हैं। बेरोजगार हैं, ये बोल रहे थे। जो है यार, तुम क्यों बता रहे हो? बोल ले दोस्तों। देखिए, मुद्दा जो है यहाँ पे होना चाहिए शिक्षा। देखिए, मुद्दा जो होना चाहिए
भटकाने वाली बात अलग है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और पलायन, ये 5 मुद्दे मेन हैं लोगों के। इसी पे डिबेट होनी चाहिए और इसी पे वोट पड़ना चाहिए लोगों का। इसके अलावा होता है इस पे अब लोगों का जैसे क्या है कि जो लोग समझदार हैं वो लोग अपनी सोच समझ से अपना सही वोट डालते हैं। जो लोग दूसरे के भड़काने में आते हैं, जैसे मेरे बड़े भाई हैं, मैंने इनको भरा 2-4 बातें आ गए इनके कहने पे, तो ये सब चीज़ें लोग आउटर एरिया में ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कोई एक वोट ठेकेदारी पे चलती है, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। शिक्षा जो है वो उसकी प्रणाली मजबूत होनी चाहिए। बनाती केंद्र सरकार है, अप्लाई राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार को चाहिए उस सिस्टम सेट करना, स्ट्रेटेजिक मूव बनाना कि आगे चल के जो भी सुविधाएं वो सही से पहुँचे। आप अभी भी चले जाइए ग्राउंड लेवल पे सुविधाएं पहुँच नहीं रही हैं हमेशा की तरह, अभी भी उसी तरह चल रहा है चीज़ें कि आप वहाँ पे जाएंगे देखेंगे मिड डे मील चल रहा है पर उतना पौष्टिक नहीं है, कहीं कुछ निकल रहा है। तो चीज़ें एकदम समायोजन पे चलनी चाहिए जो भी है सरकार की नीतियाँ बन के आती हैं। और रही राम मंदिर की बात, उसमें तो राम तो हमेशा से हमारे थे, हम राम से नहीं थे। तो राम के ऊपर धर्म की राजनीति करने से थोड़ा ऊपर उठ के राजनीति करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर मुद्दा नहीं है। नहीं, मंदिर तो मुद्दा है क्योंकि ये तो उसी पे चल रहा है ना, हर मीटिंग हर भाषण पे मुद्दा मीटिंग को राम मंदिर को ही बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाऊ जी, आप पीछे खड़े इधर आइए जी। सुनो, क्या नाम है आपका? रमेश, बताइए। सुनो, हमारे लेके हम लोग गरीब हैं, सुन रहा हो, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग लेके सफेद कारट है और जेके लेके इतनी खेती है, ये 35 गो गल्ला पाता है, तो ये का हिसाब सोचो। प्रधान जी लोग बताएंगे इधर आइए। हाँ, प्रधानों बोली, प्रधानों बोली है। राशन कार्ड की से शिकायत कर रहे हैं, ये कह रहा है कि ज्यादा जमीन जिसके पास है ना, उसको राशन ज्यादा मिल रहा है। उसको कौन सा कार्ड बन रहा है? लाल कार्ड। लाल कार्ड हमारा सफेद है। आपका सफेद। दरअसल पहली बात तो ये कि जो राशन कार्ड बन रहे हैं ये हम लोग के माध्यम से नहीं बन रहे हैं। आप इसमें हम लोगों को गलत ठहरा नहीं सकते। अब रही बात इन लोगों की फॉर्म की, तो आप लोग सब लोग ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और अधिकारी लोग आते हैं, जांच करते हैं। अब इनका वर्क जो अधिकारियों का है वो लोग कैसे कर देते हैं, लेकिन हम लोगों की नॉलेज में किसी बड़े आदमी को राशन कार्ड नहीं दिया जाता है। अगर जानकारी हो जाती है तो अधिकारी को सूचना दी जाती है। यही काम हमारे कोटेदार भी करते हैं। वो जो भैया हमारे कोटेदार, आप बाकी नॉलेज भैया से ले लीजिए। तो भैया, तो ये लाल कार्ड वाले का खेती वाले देखो के लेके कितनी खेती है, हाँ, इतनी खेती देखो, काम चालू। ठीक से हिसाब किताब नहीं है। खेती नहीं मर जाए तो मराई तोपे खातिर हो जाए। 5 किलो राशन मिलता है 1 यूनिट पे। हमारे घर पे बिजली नहीं पहुंची है। 5 किलो राशन में खरीद लिया हम लोगों को। 5 किलो राशन देते हैं 1 यूनिट पे। 5 किलो राशन दिया, उसमें खरीद लिया हम लोगों को। मुद्दा पूछो। मुद्दा अब की बार चुनाव में क्या मुद्दा है फिर? कांग्रेस नहीं, मुद्दा बताओ काहे को वजह कांग्रेस? क्यों कांग्रेस? वजह बताओ, वजह गरीबी को क्या चाहिए हमका, ये बताओ पहले। राशन चाहिए, राशन और बिजली चाहिए, बिजली, पानी नहीं आ रहा, पानी चाहिए। हाँ, इसे मुद्दे पूछो भाई। हमारे घर पे बिजली नहीं पहुंचे। हम 5 साल से घर बनवाए हैं 200 किलोमीटर दूर। 200 किलोमीटर दूर घर बनवाए, हमारे घर पर 200 मीटर है, वहाँ पे बिजली नहीं पहुंची। हम कई बार कंप्लेन कर चुके हैं। क्या बोलते हैं, 219 पे सरकार को ठहराएंगे और किसको ठहराएंगे? कंप्लेन कर चुके हैं ना। वोट कहाँ जा रहा है? वोट देंगे हम जिसको मर्जी चाहे। हम सुनिए, थोड़ा दूर हो जाइए पहले। और आराम से बात करेंगे, शांति से, है ना। मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहता हूँ आप लोगों से, भैया थोड़ा शांति, रुक जाओ। थोड़ा अगर कुछ वरिष्ठ साथी, पुराने बुजुर्ग साथी आ जाए हमारे, ये हैं बाबू जी, आगे आइए। अरे आइए तो समझना। देखिए, मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये सीट गांधी परिवार का गढ़ इतने लंबे समय से क्यों बनी हुई है? आप लोग अच्छा कौन बता पाएगा? भैया बहुत पुराना है गांधी का पुराना है, आज से नहीं। अब यहाँ सोनिया जी वो होती है, अब वो बीच हम लोग खड़े रहे, गाड़ी निकल गए, यहाँ रुकवा नहीं। अच्छा, होगा प्रियंका आई हुई है, राहुल और सब कम से कम यहू पटरी खड़े रहे, नहीं रुकी गाड़ी, क्या फायदा है?
इंदिरा जी जो करी ना करी बस यही है, वो कहाँ है? सिलेंडर वो 1100 का है। जैसे आप कह रहे हैं कि सोनिया, भैया आपस में बात ना करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, है ना, बहुत रिक्वेस्ट है मेरी। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि सोनिया गांधी यहाँ सांसद पर मुलाकात नहीं हो पाती, आती हैं चली जाती हैं, मिल नहीं पाते हैं। तो इस पे मेरा सवाल ये है भाई कि फिर इतने साल से लगातार कांग्रेस पार्टी जीत क्यों रही है, उसका कारण क्या है? संवेदनाएं हैं। अच्छा। वो लोग आते हैं बताते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने ऐसा कर दिया है, देश के लिए बलिदान दे दिया है। तो हमारे यहाँ वीरा पासी ने भी दिया था, उनके यहाँ का कोई आज तक कोई नेता बना ही नहीं, तो उसकी तो कोई बातें नहीं। हम भैया लोग जो कहे हैं विकास करें, हम ये चाहते हैं कोई भी सरकार हो विकास करे। भैया लोगों का मुद्दा गलत नहीं है, कोई बेरोजगारी करता है, कोई विकास का करता है, कोई राम मंदिर का करता है, तो मुद्दे किसी के गलत नहीं। हमारी पर्सनल बात हुई तो हमने बता दिया कि मेरा और दिनेश प्रताप सिंह को ही जाएगा, कारण कि उन्होंने हमारे लिए हमारे ग्राम सभा के सहयोग में रोड दिया गया। नहीं, हम कह रहे हैं हम लोगों बढ़िया हाथ के पंजाब शुरू रहे ना। क्यों अब बीच में सबको बदल गया, सबको अब 5 के पंजा हम लोग ईटा उठाते हैं तो 5 के पंजा चालू, और इसीलिए हम लोग मजबूर हो गए। अब मजबूर है। अब बताइए, अब सुनो तो ऑप्शन, हम लोग गरीब आदमी हैं ना, खेत अब क्या करो, अब चकबंदी कराओ, पहले चकबंदी कराओ जरा ही बिल्कुल। हाँ, चकबंदी करा के अपन सब खेती देखो, को गरीब है को अमीर है। अभी कौन नेता ठीक लग रहा है? नेता हमका लिए सबको नेता ठीक है, सब नेता हमारे आगे सब भगवान है। बस इतने ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है जो अपने घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ रही। सबको पता होगा शायद क्या है घोषणा पत्र का नाम, न्याय पत्र। पढ़ते हैं आप लोग घोषणा पत्र? महालक्ष्मी योजना एक आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में आजकल युवाओं के बीच में चल रही, महिलाओं के बीच में चल रही। उनकी जो नौकरी गारंटी 30 लाख वो चल रही है। बीजेपी का कोई भी हो बता दे घोषणा पत्र का नाम क्या है, कोई है बता सकते? बीजेपी संकल्प पत्र। अच्छा, कितनी नौकरियों की बात है? नौकरी की नहीं, हम पूरी बात बताते हैं। आप एक मिनट बीजेपी की नहीं, हम कांग्रेस की बताते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पहली शर्त ये है कि सबको खाने की आज़ादी मिलेगी, जो खाना चाहे वो खाए। एक चीज आप पढ़िएगा। और एक चीज़ अल्पसंख्यक का जो बैकवर्ड का आरक्षण है संविधान में 27% का, उसमें से अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को आरक्षण देंगे, ये बात भी उसमें लिखा हुआ है। अच्छा। अगर ये बात इनको मंजूर है कि हमारे लोगों का आरक्षण उनको दिया जाए, धर्म के नाम पे आरक्षण दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ अफवाहों पे बात हो रही है। उसमें ये महालक्ष्मी पूछे अच्छी चीज़ है कि नहीं है, वो नहीं बताएंगे। पूछे 30 लाख रोजगार देने की बात है, ठीक है कि नहीं है? 25 MSP देने के बाद, अच्छा बताइए 705 कांग्रेस का घोषणा पत्र, इसमें जो भैया ने बोला ऐसी कोई चीज लिखी नहीं है मेरे पास, घोषणा पत्र रखा हुआ है। ये है, ये देखिए ना, आप कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखा दे ऐसी कोई चीज। आपने कौन सा घोषणा पत्र पढ़ा है? कांग्रेस का व्हाट्सएप जो टीवी पे दिखा रहे हैं, और सभी लोगों ने देखा है। टीवी पे जो दिखा रहे हैं सभी लोगों ने देखा है उनका। और इसी बात पे भाजपा वालों ने कमेंट भी किया था कि ये तो इसका वो मुस्लिम लीग का किसका एजेंडा है। अच्छा, ऐसा मुस्लिम लीग का एजेंडा उसमें बीजेपी जो आरोप लगा रहे हैं, तो मुद्दे हैं तभी तो आरोप लगा रहे हैं। और इनके अब अगर संकल्प पत्र की बात करते हो तो सबकी आर्थिक स्थिति जांच करेंगे, और पहले आप समझ लीजिएगा, सबकी आर्थिक स्थिति की जांच करेंगे और उसको बराबर बांटेंगे भी। और ये कहा है कांग्रेस के इनके जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं सैम पित्रोदा, आप उसको भी लिखा, ये भी दिखाओ, आप कहाँ लिखा दिखाओ ना भैया। वो कह रहे हैं सैम पित्रोदा ने ऐसा कहा। तो अच्छा, कोई नेता कुछ भी कह दे तो क्या उसकी बात है? जो मेरा तो मतलब है घोषणा पत्र, उस पर ही बात हो रही, वही मुद्दे हमारे लिए। अगर ऐसे बीजेपी होता तो बात करते, हम लोग सब लोग जनता दिखा रहे न्याय पत्र क्या है, सारी गाँव आप देखिए बढ़ चुके हैं, बता रहे हैं क्या है। अगर इनका भी होता दिखा देते भैया, कोई इसमें लड़ाई की बात ही नहीं है, कोई इसमें आपस की। घोषणा पत्र तब लागू होगा जब सरकार में आएगी। पहली चीज़, सरकार बनाने सरकार बनाने के लिए 273 वोट चाहिए सांसद। और ये कितने सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, पहले तो ये क्लियर करें, पहले तो ये जानकारी करें। यूपी में 17 लड़ रही है, और गठबंधन की सीटें हैं, और जो भी गठबंधन की सीटें हैं, गठबंधन की ही सरकार बनेगी। हमारी जो गठबंधन का नाम है इंडिया, वो अब देखिए बीजेपी वाले उसको इंडी कह देते हैं। इंडिया कहने में भी दिक्कत है।
इंडिया के अपना देश नहीं है। और बात जो रही, बता रहे थे कि घोषणा पत्र में, हम लोग तो घोषणा पत्र पे ही लड़ रहे हैं और ऐसा कुछ जो भैया बता रहे थे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और बगैर सरकार नहीं बनेगी, ऐसी भविष्यवाणी करने की कोई जरूरत नहीं। वो तो 4 जून को पता ही चल जाएगा ना किसकी बन रही है। कुल मिला के अभी तक तो मुद्दे आप लोग पूछ रहे थे कि किन मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, लेकिन अब पार्टी स्तर से बहस होने लगी है। आप नहीं, ये डिबेट यहाँ होने लगी पार्टी स्तर। घोषणा पत्र में बात हो रही तो मैं सुन रहा था। नहीं, घोषणा पत्र तो जो है पढ़ते हैं आप लोग घोषणा जी, बिल्कुल पढ़ते हैं दोनों पार्टियों को। लेकिन आपने जो कहा है, जो आपने कहा, ये गलत है। लेकिन आपका भी घोषणा पत्र पिछला उठा के देख लीजिए, पिछले पंचवर्षीय का, उसमें कितने % आपने काम किया, इस पे आप बताइए। इस बात का जवाब दीजिए, कितने % आपने काम किया। पिछले घोषणा पत्र को उठाइए, हम बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, बीजेपी समर्थकों से सवाल कर रहे हैं, कितने % आपने उसको लागू किया, हमको बताइए आप। हाँ, कितने बीजेपी के नेता तो है ना कि डिबेट में आए हैं, पहली चीज। अब यहाँ अगर हम डिबेट करेंगे, आप घोषणा पत्र की बात कर रहे थे ना, वोटर हैं और रायबरेली के लोकल। आपको लगता है बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र पूरा किया जो पिछली बार? 100% किया। ये तो वो लोग हैं सर, एक मिनट पूछ रहे थे ना, क्या किया बता, इन लोगों को बता दीजिए आप। सर ये तो वो लोग हैं कि जहाँ जीत जाएंगे, एक मिनट, जहाँ जीत जाएंगे वहाँ ईवीएम सही थी, जहाँ हार जाएंगे ईवीएम खराब थी। एक बात। दूसरी बात, पुलवामा हमला हुआ, जब भारत की सेना ने, भारतीय डिफेंस ने बालाकोट का हमला किया, एयर स्ट्राइक किया, तो सवाल पूछने वाले लोग थे, उसका सबूत मांग रहे थे, डिफेंस के ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं भैया। ये पंडित जी जो है हमारे, ये 5 काम बता दे बीजेपी के, बस कि अच्छे काम 5 काम बता दो, और बताएंगे आप? पूरे देश में पहला काम तो रोड का उठा के देख लें, रोड का डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हो गया। दूसरा, हर एक किसान को जो खेती से जुड़ा हुआ है, सारे किसान को 2-2 हज़ार रुपए हर 3 महीने में क्वार्टरली आ रहा है। किसी सरकार ने आज तक दिया हो? एक बात। दूसरी बात, पूरे देश में हर घर जल की व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है। हर घर जल, तीसरा बता रहे हैं, हर घर जल, नल की व्यवस्था जो कर रही है, भ्रष्टाचार जो भी है, लेकिन खाली लग गया नल, पानी आता नहीं है। 10 दिन आया, बाकी केंद्र सरकार का कितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है? केंद्र सरकार के ये तो आप बैतूल वाले से पूछो जाके, जो रेलवे से टैंकर गए थे पानी के, वहाँ की किल्लत क्या थी, वहाँ की जनता की क्या। 3 काम होगा, तो आप 2 और बताइए। 2 काम। एक तो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया, जो महिला का ड्रोन दीदी और तमाम तरह के समूहों के माध्यम से महिलाओं को उत्थान किया। ये जो मोदी सरकार ने किया, पहले से नहीं होता था। ठीक। LPG गैस सिलेंडर फ्री बांटे गए। और उस सबसे बड़ा काम इन्होंने जो किया वो राम मंदिर बनाने का। LPG फ्री सिलेंडर बांट के 400 रुपए का 1000 का हो गया। यह तो देखो भाई, ये भी तो देखिए, 400 रुपए का सिलेंडर 450 रुपए का 1000 का हो गया, 1100 रुपए का हो गया, 1150 का हो गया, फिर घटाया। क्या है? दिहाड़ी थी 120 रुपए, जब मोदी की सरकार बनी नरेगा में 120 रुपए आता था। आज 400 में लेबर नहीं मिलता है, तो महंगाई दोनों तरफ बढ़ी है। काम आमदनी भी तो बढ़ी है महंगाई के साथ। 400 रुपए में लेबर नहीं मिलता है। 176 रुपए 120 रुपए में मजदूरी होती थी, आज 400 रुपए में हो रही है। तो बताइए महंगाई किधर बढ़ी है? 2012 तक नरेगा की मजदूरी की बात है, हम बता रहे हैं। सिलेंडर 2 गुना बढ़ा, 400 से 800 का हुआ, लेकिन मजदूरी 120 से 400 हो गई। वो कितने गुना बढ़ी? मजदूरी भी बढ़ी है। पहले लोग क्या आपके कोई खाता था खाना 1 टाइम, कोई 2 टाइम, लेकिन आज सब लोग 2 टाइम खाना खा रहे हैं। पहले खाना नहीं खाता, चलो पहले खाना नहीं खाता। ये आमदनी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो आमदनी भी बढ़ी है। भैया जैसे कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है, अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है आप लोग की आमदनी। हम बता रहे हैं ना, 2012 में जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की गवर्नमेंट थी, सुनिए सर, जब बीएसपी की गवर्नमेंट 2007 में बनी यहाँ पूर्ण बहुमत से, तब जो है 56 रुपए मजदूरी थी, सरकारी मजदूरी 56 रुपए थी। उन्होंने जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने 100 रुपए किया। बहुत हा हुल्ला मचा गाँव में कि अब तो मजदूर नहीं मिलेंगे गांव में। उसके बाद 2012 तक उन्होंने बढ़ाकर मजदूरी 176 रुपए किया। उसके बाद सरकार उनकी चली गई, फिर सपा की गवर्नमेंट आई। सपा में उन्होंने 5 साल में 200 पूरा किया, मतलब 76 रुपए से 24 रुपए बढ़ाया, 200, मतलब 200 पूरा मजदूरी हो गई। अब इस गवर्नमेंट में जो भी यहाँ नरेगा का जानकार मजदूर है, बता दे कि अब कितना मजदूरी है नरेगा की पिछले 10 साल में।
कितना बढ़ा? रेट बढ़े हैं तो बिजली के बिल कितना बढ़ गया है? पूरा सवाल कितना है? 230 रुपए। पिछले 15 साल में मान चलिए कितना मजदूरी बढ़ी? 24 और 30 54 रुपए। लेकिन महंगाई आपकी कहाँ गई? 400 का गैस सिलेंडर 1200 रुपए पहुंच रहा है। कितने गुना हो गए? और ये मजदूरी 600 रुपए होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी उसके हिसाब से? तो कहाँ का इनकम बढ़ा भाई आपका? जो आपका टैबलेट 50 पैसे का मिलता था कभी, आज वो 50 रुपए का मिलता है। ये क्या है? ये करप्शन ही तो है भाई। इस पे जीएसटी कहाँ चली गई इसकी? 4 तरह की। हम जाते हैं यहाँ दुकान पे तो यहाँ जीएसटी कटती है, ये जाते हैं अगली दुकान पे वहाँ जीएसटी कटती है। कहते हैं एक देश में एक जीएसटी लागू है। कहाँ लागू जीएसटी है? ठीक है, आप रोड बनवा रहे हो, रोड टैक्स हम देते हैं, वाहन कोई खरीदते हैं रोड टैक्स उसका देते हैं, उसके बाद टोल टैक्स भी देते हैं। डबल टैक्स है ना। रोड टैक्स किसके लिए बनवा रहे हो? रोड किसके लिए बनवा रहे हो? कमाने के लिए बना रहे हो ना, हमारे सुविधा के लिए नहीं बना। या तो टैक्स उतना लो भाई, एक टैक्स लो, डबल टैक्स क्यों? रोड टैक्स और वाहन टैक्स, टोल टैक्स, ये कौन से टैक्स है भाई? आप कह रहे हो हम रोड भी बनाए, रोड का विकास हुआ है, तो डबल टैक्स क्यों? हम वाहन का टैक्स देते हैं, रोड पे चलने के लिए टैक्स देते हैं, उसके बाद टोल टैक्स। लगता है हमारी लाइट कमजोर हो, उस तरफ चलने हमारा रोशनी ज्यादा है। थोड़ा वहाँ आप पीछे चल लेते हैं। क्या इस बार मुद्दे हैं चुनाव में, क्या चल रहा है? चुनाव बीजेपी ही जीतेगी बस। अच्छा, कारण क्या है उसका? उसका कारण कि हर तरह का विकास हो रहा है। क्या हुआ जैसे बताइए, गिनाइए हमको, रायबरेली के बारे में बताइए। हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है बस, और क्या करना। और ये सब अब बन के खड़ा हो गया मेरा, मेरे सारे काम बढ़िया। मेरा बच्चा ये खड़ा है, हंस रहा है, देख लीजिए, खिलखिला रहा है, बस और क्या चाहिए। जय बीजेपी तय बीजेपी। बस आप कह रहे हैं आपका बढ़िया रहा है? हाँ बढ़िया है, बढ़िया रहेगा जब तक बीजेपी है तब तक। अच्छा, ये समझाइए कि रायबरेली क्यों नहीं जीत पाती बीजेपी? बीजेपी इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी, लेकिन अब वो कमियां दूर हो गई हैं, इसलिए अब बीजेपी ही जीतेगी। प्रत्याशी तो वही है, प्रत्याशी हुए, लेकिन पिछले बार कुछ कमियां रह गई थी। हमको बताइए, समझाइए तो क्या कमियां रह गई थी? कमियां ये रह गई थी कि कुछ प्रचार में हमारी वजह से कुछ कमियां रह गई, जिसकी वजह से हम हारे थे। लेकिन इस बार प्रचार में कोई कमियां नहीं है और काम में कोई कमियां नहीं है, इस वजह से अब की बार जीतेगी। अच्छा, मतलब प्रचार ठीक हो रहा है इस बार। हाँ, और काम भी ठीक हो रहा है, इसलिए जीतेगी। हो गया। हाँ, काम भी ठीक हो रहा है, प्रचार भी ठीक हो रहा है। हाँ, काम ठीक नहीं हो रहा, खाली प्रचार ठीक हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद। अच्छा, ये कह रहे हैं कि काम नहीं ठीक हो रहा, प्रचार। अब देखिए, प्रचार ही बोलवा। अब देखिए पुड़िया खा रहे हैं, अब बताइए 5 रुपए कमला खाने के लिए पैसा है, लेकिन गरीब गिनाने के लिए भी आगे खड़े हैं। हाँ, हम देखो कुछ ना, एकदम साफ सुथरा, फिर भी मैं खुश हूँ। ये 5 का कमला खा के नहीं खुश, आप सोच लीजिए। मतलब क्या हो, कहने का मसाले में खुशी का राज होता है। गरीब कौन है जानते हैं आप? जो गलत तरीके के सारे काम करते हैं वही गरीब है, जो गलत तरीके के सारे काम करते हैं वही गरीब है। गरीब हुआ ना, इसका ये मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि आप कोई काम करेंगे नहीं, ठीक है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप तो चाहते हैं कि मुझे फ्री का मिल जाए किसी तरह कुछ चीज। अच्छा, लोग काम नहीं करना चाहते। हाँ, काम नहीं करना चाहते। जो काम करना चाहते हैं वो ठीक है, वो ठीक है, वो आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और देश तरक्की कर रहा है। कर रहा है देश तरक्की? हाँ, देश तरक्की कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है। जो आपकी जो सांसद है सोनिया गांधी, उनका काम कैसा रहा? उनका काम तो ये था कि जो किए, कच्चे मकान अभी तक थे, अब सब पक्के हो गए। ज्यादातर आपको 99% से ज्यादा मकान पक्के मिलेंगे। अच्छा। हाँ, लैट्रिन हर घर में मिलेगी। ज्यादातर महिलाओं का जाना जो वो सब खत्म हो गया, बाहर लैट्रिन जाना। अब राहुल गांधी चुनाव लड़ने आए हैं जैसे इस बार चुनावी मैदान में, सामने दिनेश प्रताप सिंह हैं, है ना? किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? दिनेश प्रताप सिंह का ही भारी था, अब भारी है, अब भारी ही रहेगा, क्योंकि हमारे जिले के नेता हैं, वो गलियों में वो हमारे घूमेंगे। राहुल गांधी नहीं घूमेंगे, राहुल गांधी जीतने के बाद बाहर चले जाएंगे, तो जाके बाहर बैठेंगे। और दिनेश सिंह हमारे यहाँ के हैं, यहीं लोकल में घूमेंगे, और लोकल में हमेशा हमसे उनकी मुलाकात होगी, तो मैं अपने लोकल के नेता को दूंगा। लोकल। अच्छा, जो हमारे मोदी जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? बस इतना जानिए। ये कह रहे हैं कि लोकल मुद्दे हमारे सब लोग जो इकट्ठा हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, वो एक अपनी जगह बात है। लेकिन जब बात वोटिंग में आती है, तो वोटिंग होगी और यहाँ से भाजपा ही जीतेगी, दिनेश सिंह ही जीतेंगे। उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि पिछली बार का इलेक्शन 1,67,000 वोट से हारे थे,
अब की बार राम लहर और मोदी लहर दोनों साथ में है। अच्छा, राम लहर और मोदी लहर दो साथ में है। और कांग्रेस की लहर डाउनफॉल पे है। अच्छा, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ से भाग के यहाँ आए हैं, आप समझिएगा। तो यहाँ की जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। एक फिल्म में गाना आया था, रोटी फिल्म में, तो पब्लिक है, सब जानती है। मुद्दे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन जीत रहे हैं दिनेश सिंह को बम्पर वोट से जीत रहे हैं, ये 100% है। देखिए, जीत रहे हैं और जिताएंगे पूरी बहुमत से, पूरी तरह से, एकदम क्लियर। अरे थोड़ा मैं प्रधान जी से भी प्रधान जी का क्या कहना है? प्रधान जी बताएंगे। प्रधान जी हमें जो कहेंगे उसी पे वोट जाएगा। हाँ, प्रधान जी पहले इनको टॉयलेट बनवाओ। ये भी बता दे रहे हैं प्रधान जी अलग नहीं कि प्रधानमंत्री की तरफ से जब भैया ने कहा टॉयलेट की व्यवस्था, ये भी ऑनलाइन है। कॉलोनी की व्यवस्था ये भी ऑनलाइन है। अगर हम लोग काटें, जी हम गरीब हैं, हम पढ़े लिखे नहीं, आपको बताना पड़ेगा, हम ऑनलाइन करेंगे। आपको बताना पड़ेगा। ये पूरी ग्राम सभा को पता है, आपके फैमिली से भी आए थे, उनसे बता दिया भैया आप जाके जन सेवा केंद्र पे ऑनलाइन करा लीजिए। क्योंकि और अच्छी बात जान लीजिए, फार्म भरवा के ऑनलाइन करा ग्राम दीजिए। सभा में लगभग 1000 फार्म भरे गए। भैया ग्राम सभा में लगभग 1000 फार्म भरे गए। हमारे यहाँ 1200 परिवार हैं और कम से कम 1000 लेटरिन बहुत पहले आ चुकी, लेकिन सरकार वो जोड़ रही। जब भी 800 वाली आई थी या 6000 वाली आई थी, वो जोड़ रही है। लेकिन अब ये सब व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है। रही विकास की बात, वोट किसको देना हमने आपसे बता दिया। ये जनता है, किसी को भी वोट दे। हमारा पर्सनल वोट कहाँ जाएगा हमने आपसे बता दिया। ये हैं, आप ये जान रहे हैं, मत का अधिकार है, बंद करके डालना है, चाहे जहाँ डालो। तो भैया क्या होने वाला चुनाव इस बार? क्या होने वाला इस बार चुनाव? ठीक हो जो होगा ठीक होगा, जो होगा ठीक होगा। हाँ। अच्छा, नरेंद्र मोदी कैसे लगता है आप लोगों को? सब सही है, सब सही है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब सही है। कोई खराब नहीं है। रायबरेली के लिए सामने आ गया वही सही है। रायबरेली जो हरदम मिलने आएगा वही सही है। बस हम सीधा जानते हैं जो विकास करेगा हमारे गाँव का वही सही है। बस सुनो, हमारी बात सुनो। हमारी राही के अंदर सुन भैया, हमारी राही के अंदर कोई सामान नहीं बन रही। हमारी राही के अंदर सुनो, हमारी राही के अस्पताल चली गई अंते का, और तहसील अंते का, चौकी अंते का। क्या नाम है आपका? सब बनवाना हमको, रवेश सोनकर, सब चीज बनवा दी। रहने वाले हैं रायबरेली के। क्या माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव में? बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। राहुल गांधी और बीजेपी दिनेश प्रताप सिंह, कौन आगे लग रहा है? दिनेश प्रताप सिंह। अच्छा, क्या कारण है उसका? कारण ये है कि 5 साल में कभी दिखे नहीं, अब की बार आए तो मुंह छुपाते हुए चले गए। सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं जी, राहुल गांधी जी मुंह छुपा गए, इधर से चले गए। कौन उनको वोट देगा? अच्छा, ये मतलब आप कह रहे हैं बड़ा फैक्टर है कि वो दिखते नहीं है जी। 5 साल में एक बार आते हैं। उनकी माता श्री भी एक बार आती है, प्रियंका भी गांधी एक बार आती है। तो उनको ऐसा अपने क्षेत्र के दिनेश प्रताप सिंह कोलियों में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हमको वोट दो, तो उनको देंगे कि सोनिया को देंगे हम। ठीक बात है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे भैया? अरे इतना जानवर छोड़ा दी कि हम पंचे ड्यूटी राते में यहाँ लगाई खेते में पूरा चरे डावा थी। ड्यूटी जाएगी भैया, हो गया अरे ड्यूटी जाएगी ख्यात ताकि, क्या कह रहे हैं? ड्यूटी जाएगी ख्यात ताकि और पूरा साढ़ चरे डावल 2000 खेती मिले तो वही का होई 2000 खा के 10,000 वाले। इसमें 2000 बात ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी हैं यहाँ पे, सारे चुनाव लड़ते हैं, सबका अपना अपना मुद्दा है, सब अपना अपना विकास चाहते हैं। कैसे चाहते हैं ये नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी जनता जो है रायबरेली में 80% लोग बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों है? रायबरेली में 80% नौजवान जितने भी लोग हैं बेरोजगार हैं, गरीब हैं। 80% लोग गरीब हैं और 50% नौजवान बाहर जाके कमाता है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? हम इन राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेदार मानते हैं, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस थी 15 साल, सोनिया गांधी यहाँ पे थी, उन्होंने भी जो भी किया सबने देखा। बीजेपी आज 10 साल से है, बीजेपी होने के बावजूद आज रायबरेली में क्या हुआ है? क्या बीजेपी को यहाँ पे वोट नहीं मिला? सांसद नहीं उनका, सांसद नहीं है तो वो तो उनकी किस्मत है, लेकिन क्या बीजेपी को यहाँ से वोट नहीं मिला? सेकंड पोजीशन रायबरेली ने दिया उनको, तो क्या जो जनता ने वोट दिया है वो बेवकूफ़ थी? उनके साथ रायबरेली जनता के साथ ये दोगलापन क्यों किया जा रहा है?
हम सोनिया गांधी को वोट दिए, बीजेपी को वोट दिए, सबको वोट दिए, उसके बावजूद भी यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं है? 80% जनता यहाँ पे गरीब क्यों है? तो नेता लोग जब आते हैं तो वोट मांगने तो आप लोग पूछते हैं उनसे बात? बिल्कुल उनसे पूछते हैं। क्या बोलते हैं? सब मुद्दा बना के चले जाते हैं। सबका यही काम है कि आप हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम विकास करेंगे। कहाँ विकास करता है? कोई नहीं विकास करता। आज 15 साल सोनिया गांधी को हो गया, 10 साल आपके बीजेपी को केंद्र में सरकार हो गई। बीजेपी ने आज तक कुछ भी नहीं रायबरेली के लिए किया। 3 किलोमीटर में पूरी रायबरेली का मार्केट खत्म हो जाता है। कहने को है कि सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के ज़माने में थोड़ा बहुत विकास हुआ, लेकिन उसके बाद हमने सोनिया गांधी को बनाया इस उम्मीद से बनाया कि अब शायद इंदिरा गांधी का सपना अब सोनिया गांधी पूरा करेंगी, उसको आगे बढ़ाएंगी। लेकिन उन्होंने भी क्या किया? आज जितने भी लोग आए हैं इस राजनीतिक पार्टी क्षेत्र में, जितने भी लोग आए हैं, सब ने सिर्फ दोगलापन रायबरेली के साथ किया है और कुछ नहीं किया। भेदभाव होता है रायबरेली? भेदभाव हमेशा हुआ। कहने को कि वीवीआईपी क्षेत्र है, रायबरेली में सोनिया गांधी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया तो बीजेपी ने कहती है कि बीजेपी का जो कांग्रेस का क्षेत्र है, कांग्रेस विकास करेगी। दोनों में जाकर के आज जनता यहाँ की पिस रही है। सांसद बनाते हैं कांग्रेस को और केंद्र बनाते हैं हम बीजेपी को। तो बीजेपी को भी तो वोट जाता है, ऐसा नहीं कि बीजेपी को वोट नहीं जाता है। बीजेपी को भी अच्छा उम्मीदवार, अच्छा प्रत्याशी घोषित करें तो वो भी जीतेगी। हमारा कैसा है दिनेश प्रताप सिंह? देखिए दोनों का टक्कर बराबर है। राहुल गांधी, दिनेश प्रताप सिंह? जी बिल्कुल, दोनों का बराबर टक्कर है और दोनों में कोई भी जीत सकता है। अच्छा। लेकिन हम दोनों पार्टियों से ही कहेंगे कि विकास चाहिए हमें। जो आज 80% जनता यहाँ गरीब है वो नहीं चाहिए हमको। आपको हमने केंद्र में बिठाया, केंद्र के 15-20 साल आपने केंद्र में शासन किया, तब भी यहाँ पे वही विकास रहा। और आप जाकर के बीजेपी भी 10 साल से है, तब भी कुछ भी विकास नहीं यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि सरकार केंद्र में कोई भी बने, लेकिन रायबरेली के साथ दोगलापन ना हो, सौतेला व्यवहार ना हो। सर बस ये सरकारी स्कूल यहाँ के बंद पड़े हुए, जहाँ पे 1000 बच्चा पढ़ता था, यहाँ पे 200 बच्चे नहीं पढ़ाए जाते। प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, मतलब गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? पढ़ाई नहीं होती स्कूलों में। सरकारी स्कूल सब बंद पड़े हुए हैं सर। स्कूल वाली समस्या देखिए हमको लगभग सब जगह सुनने को मिल रही है। बाबूजी बात जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद नईम है। जी जी। तो नईम साहब, क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी आए हैं चुनाव लड़ने, एकदम अंतिम मौके में तय किया, सोनिया गांधी सांसद रहीं, कैसा रहा काम उनका? देखिए, उनकी दादी इंदिरा जी जो नहरों का संजाल हमारे ज़िले में बना दिया है, उसकी वजह से हमारे किसान भाई बहुत लाभ उठा रहे हैं। अगर ये नहरें न होती तो हम लोग आज अरही जुनरी बोते होते, धान गेहूं नहीं बोते। और दूसरी चीज़, फैक्ट्रियों का संजाल बिछाया था इंदिरा जी ने, वो आज इस गवर्नमेंट में ख़त्म कर दी गई हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आवे, जिससे हमारे ज़िले का विकास हो। क्या आपको लगता है कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो ही विकास होगा, ऐसा है क्या? भाई हम तो 10 साल से देख रहे हैं, क्योंकि 10 साल का ही हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम 70 साल का तो देखेंगे नहीं, इसलिए नहीं देखेंगे 70 साल का कि 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, देवगौड़ा जी भी प्रधानमंत्री थे, और चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी भी थी, राजीव जी भी थे, और नरेंद्र मोदी जी। तो 10 साल इनका कार्यकाल, 10 साल उनका मनमोहन सिंह का। तो इन दोनों कार्यकालों में हमने जो कंपेयर किया तो उसमें ये पाया कि वो 10 साल अच्छे थे, ये 10 साल खराब गए। हम कहेंगे भाई कि आप सांसद तो हमारा चुनते नहीं, बीजेपी वाले कहेंगे। हाँ फिर नहीं, ऐसा नहीं है। सांसद चुनने से नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो हमने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो हमने दिया नहीं दिया, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो सांसद यहाँ से चुना गया नहीं चुना गया, उनका काम है विकास करें। हमारे जिले का विकास होगा तब हम मान के चलिए हो सकता है हमारा मन बदले। जैसे अभी एक आदमी शिकायत कर रहे थे कि सोनिया गांधी यहाँ रहती नहीं है, मिलती नहीं है। राहुल गांधी भी अभी आकर चुनाव लड़ने, वो भी नहीं रहते हैं, और संसद में सवाल उठाने की बात आती तो वो भी मुद्दा नहीं उठ पाता रायबरेली का, ऐसा शिकायत कर रहे हैं। 5 साल नहीं दिखाई पड़े। देखिए, 5 साल दिखाई नहीं पड़ी, जैसे कह रहे हैं 5 साल दिखाई नहीं दी। देखिए ऐसा है, उनके पास बहुत बड़े काम है, बहुत सारे पूरे देश को देखना है। उनसे हम ये अपेक्षा नहीं करते कि हमारे ज़िले में बनी रहे, हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे ज़िले का विकास करें। जैसे हमने क्षेत्र में आओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? जब क्षेत्र में आओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? साल में एक बार तो आना चाहिए ना उनको। अरे जी कह रहे हैं जब क्षेत्र में आएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अब
इनकी उम्र हमसे कम है, हमारी उम्र इनसे ज़्यादा है। तो अब इनको जो ज्ञान है वो अपना कह रहे हैं, जो हमें ज्ञान है वो हम कह रहे हैं। आपका अनुभव क्या बोलता है? हमारा अनुभव यही कहता है कि जैसे कि आज के 10 साल पहले हमारा रिंग रोड बन रहा था सारधा से बाईपास, आज 10 साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में काम शुरू हुआ था और ज़मीन एक्वायर हुई थी, मिट्टी डालना काम हुआ, सारे काम 10 साल में वो रिंग रोड ही नहीं बन पाया। क्या कहेंगे? अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो वो पहले बन गया होता, 10 साल, ये 5 साल नहीं, पिछले 5 वर्षीय में बन गया होता। तो इस वजह से हम तो यही कहेंगे कि भाई हमारे ज़िले का गौरव है, हमारे ज़िले का विकास वही कर सकती हैं, इसलिए हमें कांग्रेस छोड़ के तो कहीं नहीं जाना है। और भाई अपना अपना मत है कि किसी को कहीं देना है, अपना मत है। ये थे रायबरेली के लोग, उनके मुद्दे और वो क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। ये बातचीत आपको जैसी भी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।